हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई पर देते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का वही अपना टॉपिक जो चल रहा था ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे कैसे जगहों पे काम कर किया जाता है, कौन कौन सा प्रकार होता है, उन सारी चीज़ों पर आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, ट्रांसफार्मर का। ऐसे कि लिखा है कि ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन, इसी में हम लोग लगाते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर का वर्किंग के आधार पर, बनावट के आधार पर, अलग अलग जगहों पे लगाने की स्थिति में, इन सारे आधारों पर ट्रांसफार्मर को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन किया गया है। अलग अलग बेस पर अलग अलग तरह से ट्रांसफार्मरों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है, किस किस आधार पे ट्रांसफार्मरों का। इसको आप यहाँ तक ले सकते हो, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा करके इस तरह से लेंगे तो मैनेज हो सकता है साइज। इसको आप बड़े कर लो। तो मैं मेनली हम ट्रांसफार्मर को मेनली कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम टोटल 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। ऐसा नहीं है कि 5 ही है, ज़्यादा भी है, लेकिन मेनली हम 5 भागों में इसको डिवाइड करना चाहेंगे। अलग अलग आप देखें कि किस किस बेस पे ट्रांसफार्मर को बांटा गया। सबसे पहले आइए तो हम लोग ट्रांसफार्मर को बांटते हैं वोल्टेज के आधार पर। किसके आधार पे? वोल्टेज के। क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो उसमें बात किए थे कि ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, यानी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। यानी दो प्रकार के ट्रांसफार्मरों का बात हम लोग ट्रांसफार्मर जब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे। तो पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लिखेंगे बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मरों को बांटा गया है। फिर दूसरा अगर आए तो ट्रांसफार्मर का जो है वो कोर के आधार पर, क्योंकि आपने देखा कि उसमें लेमिनेटेड कोर होता है जो सिलिकॉन मिश्रित सिलिकॉन का बना होता है, तो उसके आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। तो बेसिस ऑफ कोर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? बेसिस ऑफ कोर, कोर्स के आधार पर ट्रांसफार्मरों को क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तीसरा हम लिख सकते हैं बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज के आधार पर। किसके आधार पर? फेज के आधार पर। हम सबका डिस्कस करेंगे कि कौन सा केस का है। तो फेज के आधार पर, ये तो हो गया क्या, कोर के आधार पर, और दूसरा हो गया फेज। जैसे कि आप जानते हो कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिंगल फेज होता है और ट्रिपल फेज या वो पॉलीफेज होता है। तो 3 फेज होता है और सिंगल फेज होता है। जो आप ट्रांसफार्मर खंभों पर रखे देखते हो ज्यादातर वो 3 फेज होता है, कहीं कहीं सिंगल फेज भी आता है। और जैसे कि मैंने उस दिन बात करा था कि आप पैकेट में भी ट्रांसफार्मर लेके घूमते हो, तो आपके जो मोबाइल चार्जर में या लैपटॉप के चार्जर में या आपके स्टेबलाइजर में, टीवी सेट में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो सिंगल फेज का होता है। तो ये आ गया किसके आधार पर? फेजों के आधार पर। अब बांटा गया है बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम के आधार पर। बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी उसको जो ट्रांसफार्मर, क्योंकि पता है आपको कि ट्रांसफार्मर में जब सप्लाई दिया जाता है तो वो क्या होता है कि हीट होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है, क्योंकि उसमें आपको पता है एडी करेंट भी होता है, हिस्टेरिस लॉसेस होता है। तो इन सारे कारणों से क्या होता है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और उसे क्या होता है, कूलिंग करना होता है।
जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसको ज़्यादा कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कम पावर के होते हैं। जो बड़ा पावर का ट्रांसफार्मर होता है उसे ज़्यादा कूलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो कूलिंग के आधार पर भी ट्रांसफार्मर को कई टाइपों में क्या किया गया है, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। और अब तीसरा आते हैं, ये जो लास्ट हम करेंगे ये आ गया आपको, हम कह सकते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर। किसके आधार पर? इंस्ट्रूमेंट के आधार पर। लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं या आप इसको कैपेसिटी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कैपेसिटी के आधार पर, यानी आउटपुट के बेसिक ऑफ आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर, क्योंकि इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे। बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी, बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी। तो मेनली हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को 5 भागों में क्या किया है, क्लासिफिकेशन की है। कितने भाग है? 5 भागों में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। पहला भाग क्या है? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। दूसरा लिखे कोर के आधार पे। तीसरा लिखे हैं फेज के आधार पे। चौथा लिखे हैं कूलिंग के आधार पे। और पांचवा लिखे आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर। आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर। तो इसके आधार पर हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से। अब देखिए सबको फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ये देखो आप, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर अगर बात करें तो ये इसमें 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर आ गया आपका। कितने प्रकार का? 2 प्रकार, 2 टाइप्स ट्रांसफार्मर आता है। एक आता है आपका स्टेप अप, एक आता है आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, तो 2 प्रकार का। ये स्टेप अप का मतलब होता है ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है। करंट की बात नहीं कर रहे हैं, मैं वोल्टेज का बात कर रहा हूं। किसका? वोल्टेज का। ये वोल्टेज को बढ़ाता है। ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप का काम है वोल्टेज को बढ़ा देना, और स्टेप डाउन का काम है वोल्टेज को घटा देना। स्टेप अप का काम है वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन का काम है वोल्टेज को घटाना। जो आप देखते हो ट्रांसफार्मर, जो आपके घरों के पास ट्रांसफार्मर खास करके लगा होता है, वो तो आपने देखा ही होगा, जो खंभों के ऊपर लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर खास करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक, हमारे इंडस्ट्रियों तक सप्लाई दिया जाता है। वो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वो जो आप उसके ऊपर 3 तार देखते हो, मोटे मोटे 3 तार गया हुआ होता है, वो 11,000 उसमें पावर होता है, वोल्टेज होता है 11,000 किलो वोल्ट के। तो उसको 11 kV बोलते हैं। वो ट्रांसफार्मर जो खंभों पे लगा होता है, हमारे घर के या शहरों के इर्द गिर्द में देखते हैं, वो ट्रांसफार्मर का काम क्या है? 11 kV को वो स्टेप डाउन करके 440 3 फेज वो क्या होता है, इंडस्ट्री में भेजता है। या सिंगल फेज का बात करें तो 240 हमारे घरों तक आता है। तो 11 kV को 400 में 440 में, और सिंगल फेज का अगर बात करें तो 240 में हमारे घरों तक आता है। तो ये काम कौन करता है? वही खंभों पर रखा हुआ वो ट्रांसफार्मर। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के है तो वो वोल्टेज को क्या कर रहा है? वोल्टेज को कम कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है? 11 kV को वो क्या कर रहा है? 440, 3 फेज का बात कर रहा हूं, सिंगल फेज का 440 ये क्या है, तो इतना। हालांकि 440 ये होता नहीं है, अगर हम लोग इसको देखते निकालते हैं तो 415 वोल्ट ही होता है, लेकिन 440 कर सकते हो, और ये करता है। ये काम है स्टेप डाउन का। क्या है? स्टेप डाउन का। कोर के आधार पर आइए, कोर के आधार पर हम लोग जानते हैं। कोर के आधार पर क्या होता है कि जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, जो हम लोग का स्टेबलाइजर के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, खास करके वो ट्रांसफार्मर हम लोग जो देखते हैं वो इस तरह से, कुछ ट्रांसफार्मर का आकार देखते हैं हम लोग किस तरह का, इस तरह से ट्रांसफार्मर होता है। ये लेमिनेटेड कोर होता है, पतली पतली पत्तियां होती है। इसका थिकनेस के बारे में मैंने आपको बताया था शायद। तो वो इनका जो थिकनेस होता है वह 0.027 mm2, हालांकि इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज में मैं बात कर रहा हूँ, तो 0.35 तक ही होता है। लेकिन बहुत सारे बुक में
5 भी ट्रांसफार्मर का कोर लिखा होता है और होता भी है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इसका थिकनेस अलग अलग होता है लेमिनेटेड कोर का। तो लेकिन हम लोग अगर 50 हर्ट्ज का बात करें तो ज़्यादातर 0.25 ही होता है। तो इस तरह होता है और बीच में ऐसे लगा होता है और इस पे क्या होता है, वेल्डिंग क्या होता है, इस पे वेल्डिंग क्या होता है। आपने देखा होगा जो स्टेबलाइजर में, टीवी सेट वगैरह में जो होता है, या अपने जो चार्जर होता है या एलईडी बल्ब जो होगा तो उसका सर्किट आप खोल के देखना, उसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो इसी तरह से होता है। एक बीच में होता है और ये इस तरह से बना होता है, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से बना। इसको अगर हम लोग सही तरीके से बनाएं तो ये इस तरह से बना होता है। ये एक खाली जगह होता है यहाँ, फिर ये इस तरह से, और आपका वाइंडिंग इसमें क्या होता है इस तरह से। तो ये कोर के आधार पर। लेकिन हम लोग जब भी ट्रांसफार्मर का बात करते हैं तो ज्यादातर इस तरह से बना लेते हैं और इस तरह से। इसमें इधर लिख देते हैं ये प्राइमरी साइड है, इधर सेकेंडरी साइड है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही में, इसी में प्राइमरी वाइंडिंग भी क्या होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी, दोनों इसी में किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे भी, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसके आधार पर ये कितने भागों में बांटा गया है, कितने टेप्स के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये हो गया आपका मेनली का बात करें तो एक आ गया आपका कोर टेप, कोर टेप ट्रांसफार्मर। दूसरा आ गया सेल टेप, सेल टेप। एक आ जाता है आपका क्या, बेरी टेप, बेरी टेप। तो कितने टेप्स के आ गया इसमें, अगर पूछा जाए आपको कि कोर्स के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो कोरों के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में। पहला 3 भाग, कोर टेप, सेल टेप और बेरी टेप। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फेज के आधार पर अगर बात करें हम लोग, तो फेज के आधार पर 2 प्रकार के, एक आपको पता ही है सिंगल फेज, एक 3 फेज। सिंगल फेज में वही वोल्टेज कितना आता है सिंगल फेज में, जो हमारे घरों तक आता है 240 वोल्ट। अगर 3 फेज का बात करें तो 440 वोल्ट। ये कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर का अगर बात करें तो कूलिंग के आधार पर कईयों भागों में ट्रांसफार्मर को बांटा गया। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर को कईयों भागों में बांटा गया। जैसे कि आपने देखा कि आपके जो एलईडी बल्ब है उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें कुछ चीज लगा हुआ है, इसे उसको कूलिंग करने के लिए नहीं है, वो नेचुरली कूलिंग होता है। दूसरा देखा होगा आपने, जो खंभों पर ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें टैंक होता है, उसमें ऑयल भरा होता है। कुछ जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होता है, कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर भी होता है जो आपने देखा भी होगा, उसमें फैन लगा होता है। उसमें क्या होता है, बगल से फैन लगा होता है और फैन से हवा क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर वाइंडिंग पे जाते रहता है, जिससे हवा का झोंका उसमें पड़ते रहता है, एक एयर फोर्स लगते रहता है, जिससे वो क्या होता है, कूलिंग होता है। एक तीसरा आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर भी होता है। यानी आपको लगेगा कि पानी से ट्रांसफार्मर को, जहां बिजली और पानी का बात करें तो बिजली जहां पानी से अगर भींगा हुआ भी अगर हम लोग थोड़ी सी कहीं ओपन में आ जाता है, अगर उंगली टच हो जाती है सर्किट से तो बड़ा जोर से झटका लगता है। लेकिन आप सोचते हो कि ये वाटर से कैसे कूलिंग होता है। हाँ, बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको वाटर से भी कूलिंग किया जाता है, अभी हम बताते हैं आपको कैसे कैसे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये कूलिंग का बात करें तो सबसे पहले आ गया कौन सा, नेचुरली कूलिंग। दूसरा अगर बात करें नेचुरली कूलिंग, दूसरा बात करें तो ऑयल कूलिंग। ऑयल कूलिंग भी ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर आप देखते हो बड़ा सा टैंक ऊपर में लगा होता है एक, और खंभों पर ज्यादातर आपने 3 फेज का ट्रांसफार्मर जो देखा उसमें ऑयल होता है, तो ऑयल कूलिंग होता है। एक होता है आपका फोर्सेड एयर कूलिंग। कौन सा, जो एक क्या किया जाता है उसमें
वाइंडिंग के साइड में क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है उसके साइड में एक फैन लगा दिया जाता है, और ट्रांसफार्मर जब ऑन होता है तो उसके साथ साथ फैन भी ऑन होता है, और हवा का उस पर फोर्स क्या होता है, पड़ते रहता है, जिससे वो वाइंडिंग क्या होता है, कूल होते रहता है। और तीसरा आता है वाटर। वाटर कूलिंग, कौन सा, वाटर कूलिंग। तो इसके कितने भागों में इसको बांटा गया, वैसे सब कूलिंग सिस्टम के आधार पर, कूलिंग सिस्टम के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन या टैप्स का बात करें तो 4 टैप्स हो गया। एक हो गया नेचुरली कूलिंग, जो ट्रांसफार्मर आपने देखा अगर आपके लैपटॉप के चार्जर, आपके मोबाइल फोन के चार्जर, या एलईडी बल्ब, या आपके जो टीवी सेट वगैरह, या आपके स्टेबलाइजर वगैरह है, उसमें जो लगा होता है वो नेचुरल कूलिंग होता है, क्योंकि छोटा कम पावर के ट्रांसफार्मर होता है। आपने जो खंबे के ऊपर लगा हुआ ट्रांसफार्मर देखते हो ज्यादातर, उसमें ऑयल भरा होता है, उसके ऊपर एक गोल सा टैंक लगा रहता है, उसमें ऑयल भरा रहता है, उसके अंदर वाइंडिंग ऑयल में डुबा होता है, वाइंडिंग जो होता है वो ऑयल में ही डुबा होता है, जो इंसुलेटेड वायर होता है। एक आ गया आपका फॉरसेट एयर कूलिंग, जिसमें क्या होता है, वाइंडिंग के साइड में क्या होता है, एक बड़ा सा फैन लगा दिया जाता है, और वो फैन जैसे ही उसमें सप्लाई आती है, वो फैन भी क्या होता है, उसके साथ साथ चालू हो जाता है, और फैन के थ्रू उसमें वाइंडिंग में हवा जाते रहता है, जिससे वो कूल होता है। और तीसरा आया वाटर। वाटर के बारे में हम वाटर के बारे में बताएंगे, उसमें कैसे, उसमें क्या होता है, किस, जिससे आप बहुत सारे इंजन देखे होंगे, जैसे आप देखो रेडी वाटर वगैरह जो लगा होता है, बड़े बड़े इंजनों की बात करें तो रेडी वाटर लगा होता है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो पानी होता है वो इंजन के अंदर जाता है? नहीं, उसका एक अलग सा एरिया होता है, जिससे हमेशा क्या होता है कि जो पार्ट्स इंजन का सबसे ज्यादा हीट होता है, यानी उस पार्ट, वो सिलेंडर वाला भाग होता है जहां लाइनर लगा होता है, वो पार्ट सबसे ज्यादा फ्रिक्शन के कारण हीट होता है। तो क्या होता है, उसमें उसके इर्द गिर्द पानी आता है, पानी का एक अलग ही क्या होता है, रास्ता होता है, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। कूल कूल जो वाटर है वहां जाता है, वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करके फिर बाहर निकल जाता है, फिर कूल वाटर जाता है, इस तरह से उसको क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करके वो बाहर निकालते रहता है। एक आ गया वैसे सब कैपेसिटी के आधार पर अगर हम लोग बात करें, किसके कैपेसिटी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर 2 तरह के ट्रांसफार्मर हम देख सकते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। पहला ट्रांसफार्मर का बात करें तो ये आ गया आपको ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर। दूसरा आ गया आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में आ गया, इसमें वैसे सब कैपेसिटी के आधार पर 2 तरह के, एक ऑटो ट्रांसफार्मर आता है, एक आ जाता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसके बारे में भी बता दें। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर की जरूरत हो जाती है, ऐसे जिसे हम अपने अनुसार वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर होता है, बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होता। वो ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार, उसमें रेगुलेटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार वोल्टेज को, कभी भी और किसी भी जगह लगा करके हम इजीली बढ़ा घटा सकते हैं। जो बाकी ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग इजीली नहीं बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 2 तरह के ट्रांसफार्मर आता है। एक आता है आपका करंट ट्रांसफार्मर और एक आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में हम जानते हैं। अगर पूछा जाए आपको कि करंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ रहे कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो आप उसमें जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, 2 तरह के ट्रांसफार्मर इसके बारे में। लेकिन ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर का हम कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ओनली फॉर 5 भागों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप कनेक्शन के आधार पर भी ट्रांसफार्मर को अलग अलग भागों में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम इस तरह से आपको 5 भागों में डिवाइड करके दिखाएं। तो एक बार आइए फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। मेनली 5 भागों में मैंने ट्रांसफार्मर को डिवाइड किया। एक वैसे सब आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के हो गया। एक आ गया आपका स्टेप अप, एक आ गया स्टेप डाउन। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप कहते हैं, जो डाउन करता है उसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन।
बेसिस ऑफ कोर्सेस, कोर्स के आधार पर, कोर्स के आधार पर आ गया आपके कितने टैप्स के, 3 टैप्स के, कोर टेप, सेल टेप और बेयरिंग टेप। ये 3 प्रकार का है, किसके आधार पर, कोर्स के आधार पर। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज के आधार पर, नंबर ऑफ फेज के आधार पर आ गया 2 प्रकार, एक सिंगल फेज, एक 3 फेज। बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम के आधार पर, कूलिंग सिस्टम के आधार पर अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स तो आ गया, एक आ गया नेचुरली कूलिंग, दूसरा आ गया ऑयल कूलिंग, और आगे आ गया फोर्सेड एयर कूलिंग, और आ गया वाटर कूलिंग। और बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी का बात करें तो कैपेसिटी के आधार पर आ गया 2 प्रकार का, एक आ गया ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा आ गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो आइए थोड़ी थोड़ी करके इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं आगे। आइए तो वोल्टेज के आधार पर हम लोग बात करते हैं किस बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर हम लोग देखे, बेसिस पे हम लोग देखे 2 टाइप्स, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है। ये बढ़ाता कैसे है, जैसे आइए आपको हम जान लेते हैं इसके बारे में, एक छोटी सी एग्जांपल के बारे में। इसमें विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 2 3 टर्न्स दिए, कितने, 3 टर्न्स, n टर्नों को इंडिकेट करता है, n लिख करके 3 टर्न्स। यहाँ मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने 5 टर्न्स दिए। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, ये ट्रांसफार्मर आपका हो गया स्टेप अप, यानी ये आ गया आपका प्राइमरी साइड, ये आ गया आपका सेकेंडरी साइड, ये आ गया आपका प्राइमरी साइड, ये आ गया सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड मतलब इनपुट साइड, इधर से इनपुट, और इधर हो गया आउटपुट, इधर क्या हो गया आउटपुट। जिस साइड में, यानी जिस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में टर्नों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड से अधिक हो, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में अगर टर्नों की संख्या ज्यादा हो, तो ये ट्रांसफार्मर आपका कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप अप। और ये ट्रांसफार्मर कौन सा वर्क करता है, ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। और इधर वोल्टेज कम होगा, इधर वोल्टेज क्या होगा, प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी साइड में इसमें वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। और करंट का अगर बात करें तो प्राइमरी साइड में ज्यादा होगा और सेकेंडरी साइड में कम होगा। लेकिन करंट पे आप फिलहाल गौर ना करें, आप पहले वोल्टेज से सीखे, फिर आपको पावर में बताएंगे तो करंट खुद ब खुद पता चल जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कौन सा ज्यादा होता है कौन कम होता है। यानी वोल्टेज को बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर, जो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये बढ़ाता कैसे है, क्योंकि सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, प्राइमरी साइड की अपेक्षा ज्यादा होता है। सीधा ये ट्रांसफार्मर को इधर से दे दे, उलट करके कहने का तात्पर्य मेरा हो गया आपसे, इधर आप 5 टर्न्स दे दो, कितने टर्न, और इधर 3 टर्न दे दो। वही फिर बात, ये प्राइमरी साइड है आपका, ये सेकेंडरी साइड, ये इनपुट साइड, ये आउटपुट साइड। यहां क्या है, टर्नों की संख्या कम है, टर्नों की संख्या क्या है, कम। ये क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा। इधर वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा और इधर वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। यानी ये वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है, ये वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। यानी इसमें क्या है, इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्नों की संख्या जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, कम होता है। यानी कम होता है तो वोल्टेज कम करता है, ज्यादा होता है सेकेंडरी साइड में तो ज्यादा करता है। यानी सेकेंडरी साइड का बात करते हैं, सेकेंडरी साइड में ये आउटपुट साइड हो गया, सेकेंडरी साइड आउटपुट साइड हो गया। तो जिधर ज्यादा होता है उधर वोल्टेज ज्यादा होगा सेकेंडरी साइड में, और जिधर जो सेकेंडरी साइड में कम होगा तो वोल्टेज कम होगा। यानी ये स्टेप डाउन हो गया, ये स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया और स्टेप अप हो गया। तो आइए अब जानते हैं किसके आधार पर, कोर्स के आधार पर। कोर में कौन से कोर की बात करें,
कोर। कोर में हम लोग देखे थे 3 टेप। कितने टेप? 3 टेप। पहला क्या देखे थे? कोर टेप, इसके बाद देखे थे सेल टेप, और इसके बाद देखे बेरी टेप। कोर टेप में क्या होता है, इस तरह से यहां हो गया जो अभी बनाए थे, और ये हो गया, दोनों अलग अलग। ये आ गया आपका प्राइमरी साइड, मान लो ये, मान लो आप सेकेंडरी साइड। और इसमें क्या होता है, फ्लक्स ऐसे घूमता है। प्राइमरी साइड अलग साइड में वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी साइड अलग साइड में होता है। लेकिन सेल टैप में ऐसा नहीं होता। सेल टैप में कैसा होता है, इस तरह से वाइंडिंग क्या होता है, इसी बीच में प्राइमरी वाइंडिंग भी होता है अंदर में, और उसके ऊपर से होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। एक ही में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक ही में होता है। अंदर से पहले प्राइमरी कर दिया जाता है, फिर उसके बाद बॉबिन के ऊपर वाइंडिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिया। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लक्स के पाथ जो है वो एक ही पाथ है, इस तरह से। इसमें क्या है, फ्लक्स के 2 पाथ हो गए, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। तो ये आ गया आपका कौन सा, सेल टैप में। बेरी टैप में क्या होता है, जैसे आप मान लो कि इस तरह से ये बीच में कटिंग सिस्टम है, ये कटिंग वाला भाग है, मान के चलो ये है आपका। फिर और दूसरा इसी तरह से आप ले लो, ये भी आपका भरा हुआ भाग है। फिर इसी तरह से एक तीसरा भी ले लो, इसमें भी आपको इस तरह से मिलेगा। फिर इसमें भी आपको कई टाइप से, मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारे इसमें पाथ होगा। और इस बीच में वाइंडिंग क्या होता है, इस बीच में क्या होता है, वाइंडिंग है। बहुत सारे एंगल पे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बहुत सारे इसमें क्या होता है, इसमें जैसे 2 है, एक इधर एक इधर, इसमें बहुत सारे एक साथ जुड़ा होता है, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे सारे। और बीच में क्या होता है, एक ही में प्राइमरी वाइंडिंग भी होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होता है। यह कौन सा टेप आ गया, बेरी टेप। तो एक बार देख लेते हैं कैमरा का क्या कंडीशन है। तो यहां तक हम लोग जाने। अच्छा, जल्दी जल्दी में एक और हम आपको क्या करते हैं, बता देते हैं फेज के आधार पर। फेज के आधार पर आपको पता ही है, फेज के आधार पर क्या, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज। फेज के आधार पर आपको पता है सिंगल फेज होता है और 3 फेज होता है। सिंगल फेज वो छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल फेज होता है, और जो बड़े ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री वगैरह में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो खंभों पे लगा होता है वो 3 फेज होता है। कनेक्शन के आधार पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इसका और जो बाकी है वो आगे की क्लास में हम लोग सभी पे पूरी तरह से विस्तार तरीके से हम लोग एक एक चीज पर चर्चा करें। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर? अगर आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ाए जाने वाले अगर टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू, आज बस इतना सही।